नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। प्राचीन काल की कहानियां अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो अक्सर उसमें कुछ ऐसे अजीबोगरीब चरित्र या खासकर प्राणियों के बारे में जिक्र होता देखते हैं, जहां पर शरीर शायद एक महिला का हो, सीना एक महिला का हो, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा जो है एक सिंह यानी लायन का होता है, या पूंछ अगर एक सांप का हो। इस किस्म की बातें हम अक्सर सुना करते थे, पढ़ा करते थे और उसका ज़रा मज़ा भी लेते थे, लेकिन अक्सर हम इसे काल्पनिक समझकर शायद उसका नज़रअंदाज भी करते थे। लेकिन आने वाले समय में ये सब जब बातें, इसका अध्ययन हुआ, खासकर वैज्ञानिकी अध्ययन हुआ, साइंटिफिक रिसर्च हुआ इसके बारे में, तो साइंटिस्ट का ये दावा था कि ये मुमकिन है। मिसाल के तौर पर अगर स्फिंक्स ग्रीस में कभी हुआ करते थे, जिसका शरीर महिला जैसा और बॉडी जो है वो लायन जैसा होता था, और अक्सर ये किसी राह चलते मुसाफिर को पकड़ लेते थे और उनसे कुछ तरह तरह के अजीब सवाल पूछते थे, और अगर वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो इंसान, तो उनको निगल लेते थे। मतलब इनमें इंसानी गुण भी थे और जानवर जैसे भी गुण थे। तो ये मिश्रण संभव है, कारण हमारे शरीर में अगर दो किस्म के जेनेटिक सेल्स हो या डीएनए हो अलग किस्म के, तो ये सब मुमकिन है। इंसानों में भी इस किस्म के जो एक प्रवृत्ति है वो मुमकिन है, संभव है, और इसको अगर हम साइंटिफिक भाषा में काइमेरा कह सकते हैं, यानी कि जेनेटिक सेल्स में कुछ तब्दीलियाँ। इसी सिलसिले में एक उपन्यास आजकल शहर में और पूरे देश में चर्चित है, जिसका नाम है काइमेरा ऑफ लैंसडाउन। मतलब लैंसडाउन उत्तराखंड का एक हिली एरिया है, जहाँ के आज हमारे लेखक जो है वो भी वहीं को बिलोंग करते हैं, और इनसे आज हम जानेंगे कि काइमेरा ऑफ लैंसडाउन क्या है और क्या ऐसे मुमकिन है इस किस्म के प्राणियों का रहना, और उनके बारे में अधिक जानकारी। मैं बात कर रहा हूँ इस किताब के लेखक श्री संजीव कोटनाला, जो कि उत्तराखंड के लैंसडाउन शहर के को बिलोंग करते हैं। अलावा इसके मैं इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे दूँ, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा आएगा। एक बहुयामी व्यक्तित्व के धनी है। इनके पास IIM अहमदाबाद से एक एलुमनाई है, एक ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एडवाइज़र है, एक कोच है, एक फैसिलिटेटर है। अलावा इसके लेखक तो है ही, और खूब सारे गुण हैं जिसको हम इंटरव्यू के दौरान हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करूँगा। थैंक यू सर। सर, जैसे कि मैं कह रहा था कि क्या काइमेरिया ये के बारे में बात करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आपने ये लेखन का जो शुरू किया, शौक, पैशन, ये रुझान कैसे हुआ? सर ये कहानी थोड़ी लंबी है, पर मैं हम संक्षिप्त सुनना में आपको चाहेंगे। समझाता हूँ। तो आप जैसे हम सब लोग पढ़ते हैं, मैं भी उपन्यास बहुत पढ़ता था, पढ़ने का शौक पहले से था। तो एक लेखक है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बेइज्जती मेरी होगी, ठीक है। तो वो लेखक एक पर्टिकुलर जॉनर में लिखते थे, एक पर्टिकुलर स्टाइल की बुक लिखते थे, और मेरी आदत ये थी कि एक ऑथर को पकड़ो, उसकी सारी बुक पढ़ मारो, जब तक कि आपको एक बुक ऐसी नहीं मिले कि जो आपके स्वाद अनुसार ठीक ना। तो इस ऑथर की एक बुक वैसी हाथ में आ गई, और वो हमारे स्वाद के हिसाब से बहुत ही खराब थी। सब्सटेंस। तो हमने उसे एक तरह से फेंक दिया 50 पन्ने पढ़ने के बाद। अच्छा। मतलब जिसे बोलते ना तैश में आके कि ये क्या बेहुदापन है। और हमारे एक बॉस हुआ करते थे उस टाइम, समीर वर्मा, तो उन्होंने हमें ये करते हुए देख लिया। तो उन्होंने बोला कि कोटनाला, कभी तुमने 4 पन्ना लिखने की जरूरत की है? तुम्हें पता है एक नॉवल में करीब 60 से 80 हज़ार शब्द होते हैं, उसको लिखने में किसी ने मेहनत की है, कम से कम उसका मेहनत की तो इज्जत करो। हमने को भी चैलेंज लगा सर, तो हमने 15 दिन की छुट्टी ले ली ऑफिस से। अच्छा। घर में नहीं बताया कि छुट्टी ली ऑफिस से, और रोज ऑफिस जा रहे? रोज ऑफिस जाते थे, अपना केबिन बंद करते थे, लैपटॉप का जमाना आ गया था, और कोशिश करते थे कि भाई कहानी बन जाए, जरा समीर को समझा दूं कि मैं भी लिख सकता हूँ। तो 4-5 दिन बाद हमने कुछ लिखा, उसके पास गए, दिया, उसने ऐसे पढ़ना शुरू किया, हाँ डस्टबिन डाल दिया। ये क्या बेहुदापन। तो वही ट्रीटमेंट दिया जो आपने उस ऑथर को दिया था। तो थोड़ी ठेस और लग गई, थोड़ा जिसे बोलते हैं ईगो हर्ट हो गई। उन्होंने फिर लिखना शुरू किया, फिर 4-5 दिन बाद 4 पन्ने लेके पहुंच गए। उन्होंने इस बार 2 पन्ने पढ़े और फिर फेंक दिए। अच्छा। बट 12-13वें दिन में जब मैंने उनको 4 पन्ने पढ़ने दिए, तो मैंने कहा हाँ कुछ लिख सकते हो। पर ये हुआ था 94 में,
उसके बाद लिखने की कोशिश की पर प्रकाशन के लिए कभी नहीं कोशिश की। और जैसे वो हर लेखक करता है ना, अपने चाचा ताऊ मामा इनको पढ़ा लेता है, डेडिकेट कर रहा पढ़ा लेता है। अब चाचा मामू ताऊ आपको कभी सही है, ये सही क्रिटिकल नहीं एंगल बताते। से नहीं बताएंगे। हाँ, वो तो बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ, और बेटे के भाव और हाँ, बढ़ते चले जाते हैं। हाँ। मतलब वो उल्टा सोचने लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा लेखक हूँ। हाँ, पर कुछ दोस्त होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे ही मेरे दोस्त पीटर सुरेश हैं जो आज बैंगलोर में है, उनको पढ़ाया तो मैंने कहा यार है जान, पर ये नॉवल नहीं है, मतलब अपनी भाषा में आप ठीक करो, अपनी लेखनी में ठीक करो। तो ये मैंने 2014 में जब भास्कर छोड़ा तो फिर मैंने टाइम मिला, फिर मैंने लिखना वापस शुरू किया। वही कहानी नहीं, नई कहानी, क्योंकि अब एक उम्र के साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि कोई भी लेखक लिखता है तो दो चीज़ें होती है, आप बीती और जग बीती। जी, इन्हीं दोनों चीज़ों पे कहानियाँ होती हैं। हाँ, और कोई भी कहानी सच्ची नहीं होती है, क्योंकि रीडर के पढ़ने के लिए उसमें बहुत सारे मिर्च मसाले और चीज़ों का जोड़ करना पड़ता है, राइट, जिसका अगर वो रियल भी हो हाँ, तो आप रियल को पहचान नहीं सकते, क्योंकि कल कोई केस कर देगा, हाँ, बचोगे कहाँ राइट, से? राइट, तो ये लिखना शुरू किया। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने बोला तू राइटर है, ऑथर नहीं। मैंने कहा ये क्या चीज़ हुई? व्हाट्स द डिफरेंस सर, राइटर एंड मैंने भी बोला ये क्या कर रहा है यार, मैं तो लिख रहा हूँ, मेरे ये लोग पढ़ते हैं। हाँ, बोले ऑथर तब बनते हो जब पब्लिश होती है, ओके, तब तक तुम राइटर, राइटर होते हो। हाँ, और अगर पब्लिश नहीं हुई तो वो स्टोरी क्या हुई? क्योंकि जब आप पब्लिश करते हो तो आप एक तरह से ट्रांसपेरेंटली नेकेड हो जाते हो पाठक के सामने। आपको हर चीज बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आपने दिलो दिमाग से लिखा, जैसे मैंने उसकी बुक फेंकी थी, कुछ आपकी बुक भी फेंक सकते हैं राइट, और आप उनको कुछ नहीं कह सकते, हाँ, उन्होंने तो पैसे देके खरीदी यार। तो जब वो हुआ तो फिर थोड़ा और ध्यान से उसको ठीक करना पड़ा, क्योंकि अब आप पब्लिकली उसको पब्लिश करने करने की जा कुव्वत रहे है। हैं, हाँ, तो सर उसके बाद हिम्मत की, जब लगा कि नहीं यार इसमें उतनी पिटाई नहीं होगी, तो पब्लिशिंग के लिए किया। और फिर लास्ट ईयर के एंड में ये बुक फिर हमने पब्लिश की। पब्लिश किया। हाँ। तो किस किस्म का एक रिस्पांस, और वो जो सारे सो कॉल्ड क्रिटिक्स जो थे उन्होंने किस किस्म से सर रिस्पॉन्ड देखिए, नए ऑथर को मतलब बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? देखा? तो आपने बुक पब्लिश कर दी है, पर जनता को कहाँ पता कि बुक पब्लिश कर दी है। तो इसका हमने डिजिटल का सहारा लिया, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस, हाँ, इन सब में बुक डिजिटल वर्जन में एज वेल एज हार्ड कॉपी में अवेलेबल है। और फिर हमने थोड़ा फेसबुक वगैरह के एडवर्टाइजिंग किया, थोड़ा इधर बाकी काम किया, एक दो टीवी चैनल ने कवर कर लिया, दैनिक भास्कर ने आर्टिकल लिख दिया, तो उस सब से थोड़ा माहौल बढ़ा। बट तब भी संतुष्टि है जितनी बुक्स अभी बिकी हैं, पर दिल तो हमेशा लेखक का ये चाहता है कि और लोग हाँ, खरीदे, शायद इस इंटरव्यू के बाद हाँ, और लोग खरीद लेंगे, और हम आशा यही करते है। हैं। Yes, जी, तो अभी तो संतुष्ट हूँ। जी, हमारी ये दुआएं रहेंगी सर कि आप जिस अंदाज में लिखे, मैं इसको पढ़ चुका हूँ, तो जिस टेस्ट और जो आपने कहा फ्लेवर होना चाहिए वो उसमें है और अट्रैक्ट करता है लोगों को। लेकिन एक बात यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप एक ब्रांड मार्केटिंग एडवाइज़र या फिर बाद में कहीं कोच, फैसिलिटेटर, ये सब है, ये एक तरफ हो गया इसका एक हिस्सा, एक तरफ आप लेखक हैं। तो इन दोनों का मिश्रण जो हुआ है, क्या ये जो व्यवसाय है आपका, ये आपके इस कहानी को लिखने में कितनी हद तक मददगार साबित हुई? सर अगर हम मार्केटिंग को देखें तो मार्केटिंग का गेम है परसेप्शन का। जी, मतलब ग्राहकों के दिमाग में एक छवि बनानी है, और वो छवि बनाने के लिए मार्केटर हमेशा कोई ना कोई कहानी सुनाता है। तो कहानी बनाना और बोलना तो मार्केटर का पहला गुण है। और परसेप्शन बनाते हुए एक चीज को लगातार जोड़ते रहना। आप देखते हैं ना, ब्रांड की एक जी, जी, सर्फ का अगर दाग अच्छा है, हाँ, तो दाग अच्छा भी 25 तरीके से वो आपको हाँ, समझाता जा रहा है एक ही धुरी को लेके। हाँ, और कहानी में भी ये जरूरत होती है कि आप एक थ्रेड को लेके उतने सारा वर्णन कर सके, उतना सारा पिरो सके, क्योंकि छोटे छोटे वाक्य और एपिसोड हमारे आपके लाइफ में होते रहते हैं। जी।
पर उसको हम बोलते हैं कि आपके पास बहुत सारे हीरे हैं, हाँ। पर जब तक पिरो नहीं सकते तब तक हार नहीं बनता। सही। तो ये व्यवसाय से जो चीज़ है, ये गुण वहाँ से सीखने को तो ज़रूर मिला कि कैसे आप कंसिस्टेंस हो सकते हो, कैसे आप कैरेक्टर डेवलप कर सकते हो, कैसे आप वर्णन कर सकते हो कि किसी दूसरे के दिमाग में अगर मैं आपको बोलूं तो आप उसके बारे में कुछ पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए। हो सकता है कि आपके दिमाग में अलग पिक्चर आए और किसी दूसरे के दिमाग में अलग पिक्चर, पर एक अपना एक परसेप्शन है। पिक्चर आना जरूरी है। तो परसेप्शन के कारण वो छवि आपकी बनती है। तो स्टोरी मेकिंग तो ज़रूरी थी, राइट। बट हाँ, एक डिफरेंस बहुत बड़ा है सर। वो क्या? जब आप कहानी लिखते हो तो अपने लिए लिखते हो, और जब ब्रांड मार्केटिंग करते हो तो दूसरे के लिए करते हो। या एक ड्यूल आ गया। ड्यूअल नहीं होता, अपने लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप अपने लिए जब करते हो तो शायद आप थोड़ा ज़्यादा परफेक्शन मांगने लगते हो, थोड़े आप सेल्फ क्रिटिक ज़्यादा हो जाते हो। तो वो चीज़, जैसे मैं इसको आपको सही में बताऊं तो ये बुक एक बार तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद हमने वापस पढ़ी, जिसे बोलते हैं ना एडिट करने के लिए। तो एडिट करो तो वो अच्छी लगती है, और फिर एक हफ्ते बाद वो पढ़ो तो लगता है कि और कुछ हो सकता है, एक और रिव्यू। तो वो रिव्यू होते होते ऐसा एक टाइम आया कि हमको एक डेडलाइन देनी पड़ी कि इसके बाद मैं इसको नहीं छूऊंगा, नहीं तो सर इसमें भी अभी मैं वापस पढ़ूंगा और भी तो मैं एडिट और फिर करने बैठ जाऊंगा। तो एक उसके बाद मैंने कहा अब एडिटर ही देखेगा भाई, मैं नहीं देखता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती निकालोगे, कहीं ना कहीं बोलोगे यार इस सीन को थोड़ा बढ़ा दूं, घटा दूं, ये ऐसा होगा तो क्या होगा, यू नो, इसके इमोशन को बड़ा करूं। तो जब आपका अपना बच्चा होता है, लेखक का ये किताबें अपना बच्चे बराबर है, एक आइडिया होता है, तो आप उसके लिए इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो। और इमोशनली इन्वॉल्व होने के बाद एक टाइम होता है जब आपको उससे अपने आप को अलग करना पड़ता है। तो वो सबसे बड़ा पेनफुल टाइम ये होता है जी। कि जब आप बोलते हैं अब ये बच्चा तुम्हारे जिम्मे है, अब इसे पब्लिश कर दे। पढ़ने के बाद मेरे को आज भी पता है कि अगर मैं दोबारा इसी बुक को लिखने बैठूं तो थोड़ा बहुत तो बदलाव अगर आएगा। ऐसा होता, अगर वैसा होता, अगर वो अगर इफ बट परंतु किंतु लेकिन की कहानियां चलती, कहानियां उसी में। जी सर, कई सारे टॉपिक्स थे लिखने के लिए इस दुनिया में, लेकिन ये काइमेरा ही क्यों? और इससे पहले कि इसके बारे में डिस्कस करें, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ज़रा समझा दें इन शॉर्ट काइमेरा क्या है। सर कैमरा जिस तरीके से आप बोल रहे हो, और उसे शिमेरा भी कई लोग अनाउंस करते हैं, तो शिमेरा एक, अगर मैथोलॉजी से देखें तो एक फीमेल करेक्टर है जो आग उगलती, जिसका बॉडी लाइन जैसा है और गोड जैसा मुंह है, ठीक है, पूंछ सरपंच जैसा, पूंछ सरपंच जैसी है, बट इसको किसी ने कभी देखा नहीं, तो ये काल्पनिक हो गई, मैथोलॉजिकल हो गई। साइंटिफिकली देखें तो ये एक डिफॉर्मिटी है जो बहुत ही रेयर होती है। जैसे कई टाइम हम लोग पढ़ते भी है वो 4 भुजा वाला, 3 भुजा वाला, ये सब शिमेरा के रावण के 10 हेड थे। हाँ, बट वो सिंबॉलिक था। बट यहाँ पे रियल में आपको 2 तरीके के गुण डीएनए सीक्वेंस आ जाती है, तो आपका प्रवृत्तियां 2 तरीके की हो जाती हैं। अब उसको कोई काल्पनिक फायर देने वाला सिंबॉलिक करे, जो बहुत गुस्से वाले को फायर देने वाला बता दे, बलवान को शेर जैसी बॉडी बना दे, तो ये डिफरेंस आते हैं। हमारे ह्यूमन में ऐसा नहीं है कि दूसरे जानवर का मिक्सचर आ जाता है, बट 2 तरीके के डीएनए से 2 तरीके की प्रवृत्ति हावी हो जाती है, जिसमें से एक डोमिनेंट होती है और दूसरे को पता भी नहीं होता कि दूसरी है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही रेयर केस होता है। बट इसको, इस बुक में हमने उसको एक इल्यूजनरी फिगर के बारे में लिया है, जिसका लोगों को पता नहीं, पर लोग उसको चेज करना चाहते हैं। ओके, तो ये थियोरेटिकली नॉलेज है। और इस बुक का एक्चुअली पहले एक टाइटल हुआ करता था, जो वर्किंग टाइटल जिसे बोलते हैं, वो था इट ऑलवेज हैपन्स लाइक दिस। क्योंकि जब लिखनी शुरू की थी तो हमने कहा हर कहानियां ऐसी होती है, तो इट ऑलवेज हैपन लाइक दिस उसका अंग्रेजी अनुवाद था। और जब हमारे एक फ्रेंड है नेहा मवानी, मेरी जूनियर थी भास्कर में, उनको भी हमने पढ़ने के लिए दिया था, क्योंकि वो पढ़ती थी, अभी स्टार टीवी में है। तो उन्होंने कहा सर एक चीज़ है,
आपका टाइटल जो है ना, आप लिख कुछ रहे हो और समझ कुछ आ रहा है। तो ये शिमेरा ऑफ लैंसडाउन नेहा मंगवानी की हमारे लिए हाँ। देन है। अच्छा। उस टाइम तक हमें शिमेरा का मतलब हाँ। नहीं पता था अच्छा। जब ये लिखी गई, हाँ। बट ये इसके लिए बहुत ही एप्ट टाइटल है। But then how do you exactly pronounce it? Because अगर शिमेरा। देखा था शिमर, but शिमर। कैमेरा भी बोलती है। हाँ सर, वही है, केमिस्ट्री की बात है। हाँ हाँ। प्रोनाउंसिएशन जैसे स्कूटर की बात है। तो हम लोग को You prefer calling it शिमर? शिमेरा, Okay. शिमेरा ऑफ लैंसडाउन। जी जी। 5 रेजिडेंट्स के बारे में वहाँ पर है, लैंसडाउन में 5 रहवासी है, उनके बारे में है। तो ये क्या यही लोग हैं वो जो अनसीन को फॉलो कर रहे, चेस कर रहे? एक संक्षिप्त में अगर आप इसका विवरण करें, अगर दर्शक इसको और रुचि से पढ़े, फॉर द रीज़न मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनका एंड या सस्पेंस लीक ना करते हुए अगर आप। नहीं सर, वो तो करूँगा नहीं। हाँ। वो तो बहुत ही प्रोटेक्टिव जी, तरीके से। हाँ। सर, तो होता क्या है कि हमारे और आपकी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका Unseen। हमें कॉज पता नहीं होता, हाँ। जिसको हम समझा नहीं सकते। हाँ। तो ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी में कुछ घटनाएं घट रही थी। अब ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो जैसे मैंने अपनी घटना आपको बताई, आप बोले अरे तेरी यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। हाँ। तीसरा दोस्त बोले ऐसा हुआ था। हाँ। तो ये 5 उन पॉइंट्स को, डॉट्स को जोड़ सकते। हाँ। और इनको लगा यार बॉस यहाँ पे इस शहर में कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसी ताकत है जिससे ये सब हो रहा है। और अगर ये लूजली कनेक्टेड है। लूजली कनेक्टेड है, हाँ। तो हम कोशिश ऐसा करें हाँ। कि इस ताकत को कुछ और करने से रोक सके क्या, क्योंकि आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। तो इस चीज़ के उद्देश्य से जब ये चलना शुरू करते हैं तो फिर आगे कोशिश करते हैं कि ये पहचाने, इसके कॉज रूट में जाएं और उसको ख़त्म कर सकें। जी, क्योंकि मैं जब इसको शुरू किया पढ़ना तो मैंने कहा एक अनसीन थिंग, एक अनजान चीज़ को जिसको आपको मालूम ही नहीं कि ये चीज़ है और उसके पीछे आप पड़े हो, तो सक्सेस कहाँ से मिलेगा सर? सर जैसे जब हमें गणित नहीं आती थी तो गणित के प्रोफेसर समझाते थे। हाँ। ओके जी। जब कोई चीज़ नहीं आती थी दोस्त समझाते थे। तो ऐसे इन किरदारों में जब ऐसी चीज़ें कभी होती हैं तो हमारे यहाँ नॉर्मली हम जाते हैं बाबा और तांत्रिक के पास, नॉर्मल। क्योंकि एलोपैथी, होम्योपैथी और ये पैथी तो उसमें काम नहीं करती है। और आपने पैरानॉर्मल उसको मान लिया है। हाँ। तो ऐसे ही बाबा भी इनको मिलते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो उन्हें बोलते हैं कि ये है। अब वो मान ले या ना माने उन पे डिपेंड है। और वो एक रास्ता भी सुझाते हैं कि अगर कुछ करना है इस किस्म तो का आपको ये करना पड़ेगा। और वो करते करते उनकी कोशिशों में क्या होता है, कैसे होता है, क्या सफल होते नहीं होते, यही कहानी का दैट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द। या जी जी। तो हम अपने दर्शकों को सुझाव देंगे कि आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और बाद में एक अनोखी किताब है जिस वजह से रन ऑफ द मिल स्टोरीज नहीं है ये, तो आप एक बार ज़रूर इसको पढ़िएगा। सर, कमिंग बैक टू दिस, आपने जिक्र किया था पैरानॉर्मल। मैंने देखा कि आप 4th डायमेंशन की बात करते हो, आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात करते हो, आप 6th सेंस की बात, छठी बत्ती होती है जिसको हम इस किस्म की बातें करते हो। तो इसके बारे में आपके क्या पर्सनल अनुभव है जो आपने इसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया है? सर, मैंने बोला था आप बीती जग बीती 2 चीज़ें होती हैं। जग बीती को बोलना बनाना बहुत आसान होता है। आप बीती कहीं ना कहीं से टपकती जरूर है। किसी की लेकर, प्रेमचंद की ले लो, मिंटो की ले लो, धर्मवीर भारती की ले लो, शिवानी की ले लो, सब में कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी के एक अनुभव होता है। और आप एडवर्टाइजिंग में पीयूष पांडे की ले लो, पीयूष पांडे के सारे ऐड उनके अपने ऑब्जर्वेशन से बनाए हुए, वो तो बोलते ही हैं जो मैंने देखा है वो बनाया है। तो कहीं ना कहीं कुछ आता है। पर कई लोग हैं जो पैरानॉर्मल नहीं मानते। मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि पैरानॉर्मल ताकत होती हैं जो आज हम समझ नहीं पाए। जैसे कि पहले ज़माने में इंद्र देवता को बहुत पूजते थे, आजकल उनकी पूजा कम दिखती है आपको, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि बादल और बारिश होते कहते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, एल निनो इफेक्ट हमें समझ में आ गया, तो इंद्र देवता का ओहदा कम हो गया। तो इसी तरीके से शायद आज हमारी साइंस पैरानॉर्मल को मानती ज़रूर है, पर साइंटिफिकली प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें हम कहीं लॉजिक नहीं पाते। हाँ, तो हर चीज़ लॉजिक नहीं होती। वही वाला कल सवाल करेंगे, आप मानो तो पत्थर, ना मानो तो पत्थर, और मानो तो भगवान। आज तक किसी ने देखा नहीं है पर मानते हैं।
तो कुछ लोग पैरानॉर्मल मानते हैं, कुछ के एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आप बात नहीं कर सकते पब्लिकली, वो बहुत इंटरनलाइज होते हैं। तो हाँ, एक्सपीरियंस है जो को हम एक्सप्लेन नहीं कर सके तो हम उसको पैरानॉर्मल मानते हैं, एक तरह से घोस्टबस्टर मानते हैं अपने आप को। कोशिश करते हैं ऐसी जगह जाए जहाँ ऐसी चीज़ें होती है। खुद में विश्वास है कि जब तक इन ताकतों को छेड़ा नहीं जाए तब तक कोई दिक्कत नहीं। जी, अक्सर देखा मैंने कि लोग अपना जो भविष्यवाणी हो, अरे ये क्या रखा है, लेकिन पढ़ते जरूर हैं। सर, भविष्यवाणी और पैरानॉर्मल में बहुत अंतर है। हाँ, क्योंकि और Because मैं इसमें भी कहीं ना कहीं सेलेस्टियल बॉडीज का जिक्र है। हाँ सर, बिल्कुल है। और आप माने नहीं माने तो एमपी में एक शहर है उज्जैन, वहाँ पे बाबा डबराल नाम के बहुत विख्यात तांत्रिक थे जी, वो हमारे मामा थे। उनके सामने भी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बताई हुई हैं कि अब तो नहीं है वो, कि वो हो नहीं सकती थी, वो कभी ज्ञात हो ही नहीं सकती थी। तो एक विश्वास है। अब वो कैसे होती थी, क्यों होती थी, कैसे पता चलता था, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न किसी को समझ में नहीं आता है। तो उनको भी जोड़ा गया है। सेलेस्टियल नक्षत्र से अगर हमारा भविष्य बनता है या कुछ ऐसे क्षण पैदा होते हैं, तो कई जगह आपने आम समाज में बैठी हुई मान्यताओं को भी इसमें पिरोया है। तो इसका वो सेलेस्टियल बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम, वो थोड़ी कहानी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट कीप्स द इंटरेस्ट ऑफ It सो keeps मेनी the interest. वॉक्स ऑफ लाइफ, पीपल फ्रॉम सो मेनी वॉक्स ऑफ लाइफ। चलिए सर, एक बात करते हैं हम लोग, जैसे सिक्स सेंस कहिए या फोर्थ डायमेंशन, ये चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है? सर, आप मानोगे हर एक जानवर का सिक्स सेंस होता है हमारे को छोड़कर। हम भी जानवर है, हम थोड़े सभ्य जानवर की एक सिविलाइज श्रेणी में आ गए हैं, हमने घर बना लिया है, हाँ। समाज बना लिया है। हर जानवर का सिक्स सेंस होता है, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए वो सिक्स सेंस की जरूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से हमारा भी सिक्स सेंस बहुत डेवलप था। हाँ। उसके बाद जब हम सोसाइटी और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट अपना बनाने लगे, तो हमारे वो सिक्स सेंस की हमें ज़रूरत ख़त्म होने लगी। तो अगर आप डार्विनियन थ्योरी पढ़ते तो पूछ ऐसे ही गई जैसे कि आपकी सिक्स सेंस की गई। आज जो एनएलपी कोच हैं, जो कई तांत्रिक हैं जिनको हम सिद्ध बोलते हैं, उनके सिक्स सेंस डेवलप्ड है। एक मतलब कोई चीज़ का अगर हम यूज करना बंद कर दें तो शायद वो डिमिनिश हो जाता है, ये आपका आप कहना है। मूक रह जाइए, आप बात करना बंद करिए 4 साल तक। हाँ। 4 साल के बाद सेंटेंस बनना आपके दिमाग में खुद ही बंद हो जाएंगे। तो जिस चीज़ का यूज़ नहीं करते तो मेरे ख्याल से छठी इंद्रिय, आप क्या मानते हैं 5 ही इंद्रिय आपकी, अगर आप पढ़ेंगे तो 11 से 12 सेंसेस है, जिसमें से यूज़ 5 का होता है, और यूज़ 5 का होता है, इस कारण हम उन 5 को जानते हैं। छठी बत्ती बहुत कम लोगों की जलती है, छठी 7वीं 8वीं बाद में छोड़ दो। लेकिन है सर, मेरा मानना है। जी, जैसे मेरे घर का खुद का एक्सपीरियंस है कि माँ अचानक सुबह फ़ोन कर देती है हाँ, कि बेटा तेरी तबीयत कैसी है। हाँ। उनको कैसे पता चला मेरे को फीवर हुआ है? 90% टाइम वो करेक्ट होती है। इज दैट रिलेटेड टू टेलीपैथी समथिंग? सर, वो कौन सी पैथी है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अगर माँ को समाचार पहुँचाने की कोशिश करूँ और वो पहले ही समझ गई है। तो वो टेलीपैथी एक बार मान लूँगा, हाँ, और अगर उनको खुद ही आभास हुआ तो वो मैं छठी इंद्री मान लूँगा। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा अंतर है। हाँ, रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आता तो हम उसको एक नया नाम दे देते हैं। एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आती है सर कि आपका एक ब्लॉग चलता है, परसेप्शंस अडल्ट्रेटेड विद रियलिटी। बिल्कुल मतलब सर। बहुत सुंदर आपने कॉइन किया है, एंड आई शुड कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। Thank you, sir. वेरी नाइस फ्रेज कॉइन किया आपने। व्हाट मेड यू थिंक अबाउट दीस थिंग्स? सर, आई एम अ मार्केटिंग गाय, तो हाँ। परसेप्शन का तो धंधा है ही, हाँ। जो कि रियलिटी से अलग होता है। हाँ। तो जब आप रियलिटी को रियलिटी नहीं मानते हो तो रियलिटी अडल्ट्रेटेड विद परसेप्शन होता है, ठीक है। और पूरी हमारी कमाई जिंदगी इसी में रही। हाँ। और रियलिटी क्या है? क्या ये रियल है? अभी मैं बोलता हूँ नहीं सर, ये सोना है, और जब सोते हो तो वो रियल है। आपकी रियलिटी है। आज के जमाने में हम सोच रहे हैं कि ये जगना रियल है। मतलब आर वी डे ड्रीमिंग देन? दिस में बी ड्रीम, अ डे ड्रीम। एंड व्हेन वी स्लीप दैट्स अ वेकेडनेस। कौन प्रूव कर सकता? कोई नहीं प्रूव कर सकता सर। तो मेरे हिसाब से रियलिटी, आप एक घटना को देखते हैं, आपके रिएक्शन अलग होते हैं, आपके लिए वो चित्र अलग होता है, मेरे लिए चित्र अलग होता है। तो रियलिटी कहाँ आई? क्योंकि हम इतनी इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमारे अपने फिल्टर होते हैं, जो एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशन, इन सब के फिल्टर्स बनते हैं। तो इस कारण हम
उसको अलग तरीके से ग्रास्प करते हैं। आप एक झरने को देखते हो तो आप बोलते हो वाह आनंद आया, दूसरा उसकी झोपड़ी है नीचे उस झरने के, बोलता है क्या फिर पानी आया। रियलिटी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है, एक रियलिटी कॉन्टेक्चुअल है, सब्जेक्टिव। तो ये रियल तो कुछ है ही नहीं सर। हाँ सर, कहते हैं कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ वाइज मैन एंड अ राइटर। आप इसको कहा सर मैं उस श्रेणी में ना बात करना चाहता हूँ क्योंकि वाइज मैन और नॉट वाइज मैन, नहीं, गुड wise man, ऑथर not एंड wise गुड man नहीं ऑथर। बोला, मैंने कहा राइटर। सर वाइज तो सब होते हैं, हाँ। सब वाइज, और कुछ लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं हाँ। उस वाइज को पन्नों में उतारने की। वो बाद में पता चलता है कि कितना जनता wise के है। उससे कि आप वाइज हो या आप बेवकूफ़ हो। जी। सो वो नहीं मान सकते। अगर आप लिख नहीं सकते तो आपका क्या वाइजमेंट खत्म हो जाता है? नहीं, जरूरी नहीं है। और वाइजनेस क्या है? वो भी कॉन्टेक्चुअल है। हाँ। आज मैं वाइज दिखता हूँ हम्म, किसी के सामने, हम्म, पर कल मैं अपनी इंडस्ट्री के दिग्गज के सामने वाइज नहीं दिखता, जी, एक टोटली तो डिफरेंट रिलेटिव है। आज हमारे बच्चों के सामने गणित का सवाल हम करते हुए वाइज दिखते हैं, पर आज से 40 साल पीछे चले जाऊँ तो 10th क्लास में मेरी भी वही हाल हुए राइट। जब मैं वाइज नहीं दिखता। तो Again, सर ये रिलेटिव है। सर आपने एक और ये रखा है कोर्ट मार्शल। हाँ सर। तो कोर्ट नाला से मैं समझता हूँ कि कोर्ट लिया है, हाँ सर। एंड कोर्ट मार्शल का कोर्ट मार्शल ऐसा करके। हाँ सर बिल्कुल। तो व्हाट इज दिस, और इसके बारे में आप एवरी वेडनेसडे मेरे ख्याल से हाँ, कॉलम कॉलम लिखते आता हो। है MXM तो इंडिया में। ये कॉलम में क्या रहता है और क्या आप उसमें संदेश देना चाहते हो? सर जब तक आप कॉर्पोरेट लाइफ में होते हो ना, तो आपके मुंह में एक पट्टी बंधी होती है। आप केवल अपने कॉर्पोरेट का ही पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकते हो, आप ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो हमारे साथ भी रहा, पर जब हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया 2014 में, तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली रखने का मौका मिला, और उसमें ये डर नहीं रहा कि कौन इसका बुरा मानेगा, कौन इसका सही मानेगा। और जब आप पोलराइज और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हो तो आप एक तरह से अदालत में बैठ के लिखते हो कि मेरे दिमाग से ये है। तो आप सही बोल रहे हो कि वो आर्मी का कोर्ट मार्शल COURT को हमने KOT कोर्ट कर दिया, क्योंकि हम एक तरह से बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने उस कॉलम में रखते हैं। दैट इज कोर्ट नालाज व्यूज। कोर्ट नालाज मार्शल, कोर्ट मार्शल इज कोर्ट मार्शल। जी। एंड मोस्टली किस किस्म का एक वो होता है सर उसमें? सर ये Subject में? एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मोस्टली है। मोस्टली 90% विल बी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग and 10% will be some kind of a personal development or capability enhancement articles, because those are the two areas that I हाँ, एक रेगुलर फीचर है। जी। जैसे 270 हफ्ते हो गए लिखते हुए। हाँ, समय के अभाव में हमको इसको बंद करना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सर आप जैसे जाते थे एक पूछ लूँ कि फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर मैं एक उसमें कैद नहीं होना चाहता, तो मार्केटिंग और ये एडवाइजरी तो चलती रहेगी, वर्कशॉप चलते रहेंगे क्रिएटिविटी इनोवेशन के। बट अगली बुक का ड्राफ्ट खत्म हुआ है और इस टाइम वो लव स्टोरी है। अच्छा, पहली totally बुक different। पैरानॉर्मल है, हाँ दूसरी बुक लव स्टोरी है, हाँ। What is और that? वो अगस्त में है, हाँ बेस्ड इन आगरा। हाँ। लव स्टोरी बेस्ड इन 1990 2000 इरा, ओके। बिकॉज आप बीती जब टाइटल बीती क्या उठानी है? पड़ती। इंचैंटिंग नीली। अच्छा। कवर भी ऐसे ही करीब दिखेगा, बिकॉज ऑल कवर्स ऑफ माय बुक विल हैव अ वुमन फेस, हाँ, दैट्स गिवन। बिकॉज यू आर फ्रॉम द मार्केटिंग। आप जैसा चाहें, जी। बट वो इंचैंटिंग नीली करके बुक मैक्सिमम सितंबर तक And market we'll में eagerly wait for that release of that book. We'll love to read that book, sir. Because इसको पढ़ने के बाद हम आपके दीवाने बन गए, sir. थैंक यू सर। Apart from that, एक मैसेज अगर आप देना चाहो। सर मैसेज यही है कि हर एक के कुछ दिल्ली तमन्नाएं होती हैं, और देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डाई एम्प्टी। डाई एम्प्टी कॉन्सेप्ट है कि अपने आइडिया और अपने कामों को इतना सारे कर release दिया करना। कि कुछ करने को और बचा नहीं, हाँ, तो यू डाई एम्प्टी। वो पैसे के बात नहीं है, हाँ, मतलब सारी तो तमन्नाएं आपकी सारी पूरी हो गई। तमन्नाएं पूरी कर लो, हाँ, जो इच्छाएं हैं उनको एक टिक बॉक्स करके टिक करते जाओ, हाँ, और कुछ ऐसा मत छोड़ो हाँ। जिससे आपका मन कड़वा होके रह रहा हो कि यार ये भी हो जाता तो कर लेता, ये भी कर डालो। उसके लिए नाइकी सबसे अच्छा है। डू इट, Live your dreams. डू इट। Thank you, sir. It was a pleasure talking to you. थैंक यू सर, Loved it. थैंक्स।